दोस्तों एक कहानी सुनो। इंडिया की कंपनी जो 30 साल से इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती आ रही है, मुंबई के फ्लाईओवर्स, हाईवे नेटवर्क्स, पावर प्लांट्स, अचानक से एक दिन कहती है कि माफ करो यार, हम 91,000 करोड़ का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। इस बात की गहराई समझो कि 91,000 करोड़ कुछ देश के जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है। और फिर क्या हुआ? शेयर मार्केट गिर गया, बैंक्स पैनिक में आ गए, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा क्योंकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने वाला था। ये है आईएलएनएफएस की कहानी, जिसे लोग कहते हैं कि ये तो इंडिया का लेमन ब्रदर्स वाला मूवमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कंपनी ने पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया और हमने इस डिजास्टर से क्या सीखा है। लेकिन पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। 1987 में जब हम सबके पेरेंट्स शायद कॉलेज में होंगे, तब इंडिया में एक नया आइडिया आया। गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें रोड्स और ब्रिजेस तो बनाने हैं, बट पैसे नहीं है, तो क्या करें। तब एंट्री किया आईएलएनएफएस ने, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी थी इंडिया की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जांपल। आइडिया सिंपल था, प्राइवेट कंपनी का पैसा यूज करके पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। और क्या ही सक्सेस स्टोरी थी। इनिशियली कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडस्ट्री के बड़े नाम, एचडीएफसी, एलआईसी, स्टेट बैंक, मतलब क्रेडिबिलिटी का तो कोई शॉर्टेज ही नहीं था। धीरे धीरे आईएलएनएफएस बन गई थी हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट चॉइस। रोड्स चाहिए, आईएलएनएफएस को बुलाओ। पावर प्लांट बनाना है, आईएलएनएफएस से बात करो। वाटर प्रोजेक्ट्स, फिर से आईएलएनएफएस। 30 साल में ये कंपनी इतनी पावरफुल हो गई थी कि उनके 347 सब्सिडरीज थे डिफरेंट कंट्रीज में। टोक्यो से लेके आबू धाबी तक सब जगह आईएलएनएफएस का नेटवर्क फैल गया था। बट दोस्तों, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो किसी ने नोटिस ही नहीं करी। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था, छोटे टाइम के लिए पैसा बोरो करो और लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स में लगा दो। मतलब आज का पैसा लेके कल के रिटर्न्स का वेट करो। रिस्की लगता है, ये रिस्की था भी, लेकिन तब तक सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था कि किसी ने कभी सवाल पूछा ही नहीं। किसी को नहीं पता था कि ये वही गलती थी जो 2008 में लेमन ब्रदर्स ने की थी। Lehman Brothers, the fourth largest investment bank in the world, declared bankruptcy. Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. I'm starting to find another job. It is definitely a very, very difficult time, and it's not going to get better quickly. And nearly bringing down the global economy. 2018 का जून, गर्मी अपने पीक पर, और अचानक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर आती है, आईएलएनएफएस का रोड आर्म का बॉन्ड पेमेंट में प्रॉब्लम है। कंपनी फाउंडर रवि पारदसाती ने हेल्थ इश्यूज के वजह से रिजाइन किया। ये वार्निंग साइंस थे, लेकिन तब तक मार्केट में किसी को ये सब सीरियस नहीं लगा, क्योंकि यार आईएलएनएफएस की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो ट्रिपल ए थी। ट्रिपल ए का मतलब है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। लेकिन जुलाई तक सिचुएशन खराब होती गई और सितंबर में तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आईएलएनएफएस के सब्सिडरी ने 1000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट कर दिया एसआईडीबीआई को। अब ये इमेजिन करो, तुमने तुम्हारे दोस्त को 10 लाख रुपए दिए थे और वो अचानक एक दिन आके ये कहता है कि भाई मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम डर जाओगे ना। एग्जैक्टली यही हुआ था 2018 में सितंबर 14 को, जब आईएलएनएफएस ऑफिशियली डिफॉल्ट कर गया अपने लोन पेमेंट्स में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो एक टाइम पे ट्रिपल ए रेटिंग्स दे रहे थे, अचानक से रेटिंग को डबल ए प्लस से डबल बी तक भी गिरा दिए। मतलब एक ही दिन में सुपर सेफ से रिस्की जोन में आ गए। और फिर स्टार्ट होता है डोमिनो इफेक्ट। शेयर प्राइसेस गिर गए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर भी गिर गए, बैंक्स भी पैनिक कर गए और म्यूचुअल फंड्स में लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि कंपनी अगर इतने ट्रबल में थी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्यों नहीं पता था? ऑडिटर्स क्या कर रहे थे और बोर्ड मेंबर्स कहाँ थे? अक्टूबर 2018 गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि आईएलएनएफएस का कोलैप्स सिर्फ एक कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश कर सकता है। इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने कंपनी का टेक ओवर किया, पुराने बोर्ड मेंबर्स को निकाला और नया बोर्ड मेंबर अपॉइंट किया, हेडेड बाय उदय कोटक। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब पता चला कि ये सिर्फ एक गलत डिसीजंस नहीं थे, ये एक सिस्टमैटिक फ्रॉड था।
SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्सपोज किया वो बिल्कुल शॉकिंग था। सबसे पहला, राउंड ट्रिपिंग ऑफ लोन्स। कंपनी लोन बोरोवर को दे रही थी लेकिन वो पैसा वापस अपने ही सब्सिडरी में आ रहा था, मतलब लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में ट्रांसफर करके हेल्दी बैलेंस शीट दिखाने का ड्रामा। दूसरा, लॉस में लेंडिंग। 18 केस में कंपनी लॉस में रन कर रही थी बट फिर भी 2400 करोड़ का लोन दिया गया था, मतलब खुद का घर तो जल ही रहा है लेकिन बाजू वाले को पैसे दिए जा रहे हैं। तीसरा, बिना सिक्योरिटी के लोन। 1819 करोड़ की लोन विदाउट प्रॉपर गारंटी दी गई थी। इमेजिन करो, बैंक तुम्हें घर का लोन दे रहा है बिना तुम्हारी सैलरी चेक की। चौथा, एवरग्रीनिंग। डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को नए लोन्स दिए जा रहे थे अपने पुराने लोन्स को रीपे करने के लिए। क्लासिक पॉन्जी स्कीम की टैक्टिक्स। पांचवा और आखिरी, अकाउंट मैनिपुलेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कंप्लीट फेक थे। रियल लॉस था 9,600 करोड़ का, लेकिन बुक्स में तो प्रॉफिट दिखाया गया 1,800 करोड़ का। लेकिन यार सबसे शॉकिंग चीज थी ऑडिटर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रोल। डिलॉयट जैसे बड़े ऑडिट फर्म को हर साल 20 करोड़ की फीस मिल रही थी, लेकिन एलिजेटली वही इन्हें इस स्कैम में मदद कर रहे थे। पर्दाफाश करने की बजाय वो इस स्कैम के पार्टनर्स बन गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे ICRA, CRI, SIL कॉन्स्टेंटली 6-7 सालों से उन्हें AAA रेटिंग दे रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। मतलब सिस्टम कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज था, वॉच डॉग्स सो रहे थे और वुल्फ्स पार्टी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ स्टोरी थोड़ी पर्सनल हो जाती है। जब IL&FS कोलैप्स हुआ, ये सिर्फ रिच इन्वेस्टर्स का पैसा लूज करने की बात नहीं थी, यहाँ रियल पीपल भी अफेक्ट हुए। सबसे पहला, बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 57,000 करोड़ का लॉस हुआ और ये पैसे टैक्स पेयर के थे क्योंकि ये बैंक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट की है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, उन सब का पोर्टफोलियो भी क्रैश हो गया। तीसरा, पेंशन फंड्स। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, कोल माइन प्रोविडेंट फंड, मतलब कॉमन मैन के रिटायरमेंट का पैसा अटक गया। और सबसे आखिरी, एम्प्लॉइज। IL&FS में 14,000 एम्प्लॉइज थे। रेजोल्यूशन प्रोसेस में 45% जॉब कट हो गई सिर्फ 7 महीने में। फैमिलीज डिस्प्लेस हो गई और करियर बर्बाद हो गए। सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी थी 7 इंडियन वर्कर्स की इथियोपिया में। उन्हें लोकल वर्कर्स ने हॉस्टेज बना लिया था, जो IL&FS के रोड प्रोजेक्ट्स में अपनी अनपेड सैलरीज मांग रहे थे। इमेजिन करो, तुम एक फॉरेन लैंड में फंस गए हो क्योंकि तुम्हारे कंपनीज ने सैलरीज क्लियर नहीं की थी। और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया की GDP की ग्रोथ 7% से गिरकर 2.9% हो गई मार्च 2020 में। इन्वेस्टमेंट रुक गया, क्रेडिट एक्सपेंसिव हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्लो हो गया। लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी। गवर्नमेंट ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया। IL&FS को सिंपली बंद करने की जगह उन्होंने इनोवेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यूज किए। उनकी की स्ट्रैटेजी थी एसेट मोनेटाइजेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली प्रॉफिटेबल रोड प्रोजेक्ट्स को पैकेज करके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए। रिजल्ट, मार्च 2025 तक 45,281 करोड़ का कर्जा चुकाया गया। 302 में से 197 कंपनीज फुल्ली रिजॉल्व हो गई। 17,000 प्लस करोड़ ऑलरेडी क्रेडिटर्स को दे चुके थे और ये बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट डेथ रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के अंदर। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी भी हुई। की एग्जीक्यूटिव अरेस्ट हुए हरिशन करन, अरुण शाह और करुणाकर रामचंद्र। गवर्नमेंट ने 150 करोड़ एक्सेस सैलरी वापस मांगी डायरेक्टर से और 250 करोड़ एम्प्लॉय ट्रस्ट के अनजस्ट पेमेंट रिकवर किए। मैसेज बड़ा क्लियर था, कॉर्पोरेट फ्रॉड का पर्सनल प्राइस पे करना होगा। तो दोस्तों, IL&FS क्राइसिस का रियल लेसन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब पब्लिक मनी स्टेक में है, कॉर्पोरेट एथिक्स ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। बड़ी कंपनीज को स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट चाहिए और फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल है। IL&FS ने इंडिया को ये सिखाया है कि फास्ट ग्रोथ के चक्कर में सिस्टमैटिक रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि IL&FS के रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्गर है। तो गाइज, नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी तुम्हें गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस करे, IL&FS को याद करो, क्वेश्चंस पूछो, रिसर्च करो और याद रखो, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑलवेज बीट्स क्विक गेन्स। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं अगला कौन सा कॉर्पोरेट स्कैम कवर करूं। तब तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।